नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के ज़बरदस्त बेहतरीन और महामैराथन क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, बीपीएससी एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम है और इतने समय में आप सभी को पूरा तैयारी करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका ज़बरदस्त हिंदी का सेशन है। आज का अपना पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न की शुरुआत लिपि से, कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, वो चाहे हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो। तो यहाँ पर जब बात की जा रही है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन देवनागरी, बी ऑप्शन गुरुमुखी, सी ऑप्शन ब्राह्मी या फिर डी ऑप्शन सौराष्ट्री। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा देवनागरी। अगर यहाँ पर संस्कृत की भी बात की जाए कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या होती है, तो देवनागरी हो जाएगा। और जब पंजाबी भाषा की लिपि पूछी जाए तब आपका गुरमुखी हो जाएगा और अंग्रेजी का रोमन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। हिंदी पूछा जाए या फिर संस्कृत पूछा जाए, लिपि आएगी देवनागरी। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आरंभिक काल, जिसको क्या बोलते हैं? आदिकाल भी कहा जाता है। अगर आरंभिक काल आए या फिर आदिकाल पूछा जाए तो इसमें नो कन्फ्यूजन। तो बात की जा रही है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है। अगर कोई कवि की बात की जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को या फिर आदिकाल को कौन से नाम से बताया है, या फिर कोई और नाम दे दिया जाए, तो हर एक कवि, अलग अलग कवि जो है आरंभिक काल को यानी कि आदिकाल को अलग अलग नाम से बताए हैं। तो यहाँ पर जब आरंभिक काल की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए कि आदिकाल के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें से जॉर्ज ग्रियर्सन ने आरंभिक काल को चारण काल के नाम से बताया है। मिस्र बंधु ने आरंभिक काल को प्रारंभिक काल बताया है, तो आरंभिक काल को प्रारंभिक काल बता दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक काल को क्या कहा है? बीज वपन काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल। तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका। पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल बताया है। तो ये आप जो है याद रखिएगा कि अगर कोई भी कभी पूछाता है आदिकाल को तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए फिलहाल प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए, ये सी ऑप्शन वीर गाथा काल बताया, यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल बताया है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। चिंतामणि के रचयिता हैं। आपके बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर बात की जा रही चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल, हरिओ। तो आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है अभी कि वीर गाथा काल को, आरंभिक काल को वीर गाथा काल किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया। यहाँ पर बात की जा रही है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ठीक है, वीर गाथा काल की बात की जाए, चंद्रबरदाई। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। रचनाओं से प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 5 है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जब पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तुरंत आप लॉक करिएगा क्या? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि हैं। तो यहाँ पर जब बात की जाए पृथ्वीराज रासो की तो आप लॉक करिएगा चंद्रबरदाई। ये तो आप सभी को पता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये जो प्रगतिवाद है ना, ये उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ठीक है, लेकिन यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का या फिर सुमित्रा नंदन पंत का? किसने कहा है कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? तो आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये बताया गया है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है।
ठीक है, आप सभी को पता है प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद की रचनाएं। लेकिन जब बात आती है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेमचंद के सारे उपन्यास दिए होंगे। तो यहाँ पर है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 8, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर और सी ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर सबसे पहले बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न नंबर 8 में कौन सा अलंकार है। अब बात की जा रही है कि इसके रचयिता, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा कि हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन सुदर्शन। सुदर्शन आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसपति के नाम से जाना जाता है? और सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? जब रसपत की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ रस की बात की जाए, रसराज की बात की जाए, तो आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा श्रृंगार रस। क्लियर? श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। यहाँ पर जितने प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आपके स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर बात की जा रही है जब कम से कम समय लगता है। कम से कम का मतलब बिल्कुल भी समय ना, अगर आप आ बोलते हो तो कम समय, ई बोलते हो कम समय, उ बोलते हो कम समय और री बोलते हो तो कम समय। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है आपके दीर्घ स्वर में और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है आपके प्लुत स्वर में। तो आप यहाँ पर फिलहाल सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? बताइए कितने होते हैं? छत्र, ज्ञ और स्रा। छत्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में सबसे ज़्यादा जो होती है कन्फ्यूजन होती है ऊष्म व्यंजन में। और ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? शा, खा, शा, हा। शा, खा, शा आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होती है इसमें होती है। आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। वर्णों के मेल, यहाँ पर देखिए क्या है? वर्णों का मेल। अगर यहाँ पर शब्दों का मेल होता तुरंत आपका ऑप्शन बदल जाता। जब वर्णों का मेल है तब आपका संधि होता और जब वो शब्दों का मेल होता तब आपका क्या होता? समास होता। ठीक है, शब्दों का मेल, तो यहाँ पर समास होता है। यहाँ पर अभी होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वर्णों का मेल है। ए ऑप्शन संधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? मुहावरे हैं आपके। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, या फिर कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? यहाँ पर अर्थ पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है।
तो यहाँ पर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना तो वही वाली कहानी, आ बैल मुझे मार। प्रश्न नंबर 15, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री होना, इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर किसी कार्य को हम आरंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं? जब किसी कार्य को हम आरंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं? कि श्री गणेश कर लिए, है ना, श्री गणेश हो गया, कार्य का आरंभ हुआ, श्री गणेश हुआ। और बात की जा रही है कि यहाँ पर इतिश्री होना, तो जब उसी कार्य को हम समाप्त करते हैं तो क्या बोलते हैं? इतिश्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? इतिश्री हो गया। जब विलोम पूछा जाए कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इतिश्री होगा। इतिश्री का विलोम क्या होगा? श्री गणेश होगा। और जब अर्थ पूछा जाए इतिश्री का क्या होगा, तो समाप्त होना हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। अनुपस्थित में उपसर्ग है। अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगे, और शब्द के आगे आपको दिख क्या रहा है? अनु दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अनु। प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक उदाहरण है। करण कारक, करण कारक का जो है चिन्ह क्या होता है? से होता है। से होता है साधन के रूप में, से होता है साधन के रूप में। तो यहाँ पर बताइए भाई, कहाँ है साधन? राजा ने भिखारी को दान दिया। जब दान देने की बात की जाए तो संप्रदान, दान से आप संप्रदान को याद रखिएगा। बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, खान से हीरे निकलते हैं। ए है भैया खान, और इसमें से निकल रहे हैं आपके हीरे। जब खान से हीरे निकल रहे हैं तो इसका मतलब खान से अलग हो रहे हैं। डी ऑप्शन हो गया आपका अपादान कारक, और आपका ए ऑप्शन हो गया संप्रदान कारक। और बात की जा रही करण कारक की, साधन आपका कहाँ है भाई? लकड़ी से मेज बनाता है, तो साधन आपका लकड़ी है और मेज बन रही है आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर से क्या है? कारक चिन्ह से का लोप हो रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करण कारक। याद समझ है भाई जी। हिंदी व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या है। अगर बात की जाए स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए, तब आप क्या लॉक करेंगे? 11। और जब व्यंजन की संख्या पूछा जाए तब क्या लॉक करेंगे? 33, 33, है ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हिंदी व्याकरण मूल स्वरों की संख्या कितनी बची। तो यहाँ पर हमने स्वरों की संख्या बताई है। अब बताइए यहाँ पर मूल स्वर कितने होते हैं? 3, 4, 10, 5। तो आपने पढ़ा है, ह्रस्व स्वर पढ़ा है आपने। जब ह्रस्व स्वर पढ़ा है तो 4 ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए। आ, ई, उ और री, 4 आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? संकल्प, आपको हर तरह के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, साहित्य के भी प्रश्न मिलेंगे और ग्रामर के, व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे। हर तरह के आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, बताइए। संकल्प, अगर आप संकल्प को तोड़ते हैं तो क्या निकलता है आपका? सम थन कल्प। इसमें आपका एक चीज़ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे आपने हलंत यहाँ पर नहीं लगा। अगर हलंत लग गया तो किस संधि में आ गया? तुरंत आपको कुछ देखने नहीं है, आपको तुरंत लॉक कर देना है ए ऑप्शन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की पहचान है कि हमेशा हलंत आपको दिखेगा। अगर हलंत दिखता है तो समझ लीजिए कि वो व्यंजन संधि है, इसलिए आपका व्यंजन संधि लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम सबसे ज़्यादा प्रश्न चर्चा में रहा है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर बीपीएससी हो। तो जब बात की जा रही हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, तो आप सभी को जानना जरूरी है बी ऑप्शन, उत्तंड मार्तंड। किसके द्वारा भाई प्रकाशित किया गया है? तो जुगुल किशोर वाजपेयी द्वारा,
किशोर, जिगुल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 22, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? और जब बात की जाए कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, जब संख्या पूछी जाए तब आप क्या लॉक करेंगे? 20 लॉक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि कहाँ किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी हमें अधिक समय लगता है, बताइए। पहला आपका ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा आपका प्लुत स्वर होता है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। जब इससे भी ज़्यादा समय लगता है तो आपका स्वर कैसा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन प्लुत स्वर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आप पहचानेंगे कैसे? प्लुत स्वर में 3 टाइम्स, 3 मात्रा जितने समय लगते हैं। जैसे आपने ओम लिखा है, ओम, ओम, आपने बीच का यस टाइप का इसको देखा, अगर यस टाइप का मिल जाए तो इसका मतलब ये प्लुत स्वर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, किस क्रमांक में प्रेरणार्थक क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया कैसे आप पहचानेंगे? जब कर्ता अपना कार्य स्वयं ना करके जब दूसरों से करवाता हो, तो समझ लीजिए कि क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे आप इसको पढ़ेंगे? अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़ाई जब खुद नहीं कर रहा हो। मालिक ने नौकर से गाड़ी साफ करवाई। जब कर्ता अपना कार्य खुद ना करके दूसरों से करवाए तो वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उसने पढ़कर भोजन किया, एक कार्य समाप्त हुआ और जो दूसरा कार्य जस्ट शुरू हुआ, तो आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि विलोम भी है और सही नहीं है। सरल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है, ठीक है भाई। साकार का निराकार होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। सादर का निरादर होता है, ये भी ठीक है। लेकिन साक्षर का विलोम क्या अक्षर होता है क्या? साक्षर का विलोम अक्षर होता है? नहीं होता है। अब जब नहीं होता है तो आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। तो साक्षर का विलोम होता क्या है? निराक्षर होता है, आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अगर शब्द पूछा जाता है तो या तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है या तो बनावट के आधार पर पूछा जाए। जब बनावट के आधार पर पूछा जाए तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और यहाँ पर जब उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है तो 4 आप लॉक करिएगा। कौन कौन से? देशज, सबसे पहले तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ठीक है, 4। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका बनता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है? सकर्मक का मतलब क्या होता है? सकर्मक, कर्म सहित, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म हो। और अकर्मक का मतलब होता है विदाउट कर्म के, जिसमें कर्म ना हो, बिना कर्म के। तो रमेश सो रहा है, सोना कर्म है, सोना कर्म है। पंछी आकाश में उड़ रही है, क्या कर्म है? पानी बह रहा है, क्या कर्म है? तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या कर्म है? रमेश सो रहा है, भाई गलत है, ये तो अकर्मक है। रेशमा चाय पी रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे का काम ही है टिमटिमाना। नदी बह रही है, तो ये भी क्या है? लेकिन आपका बी ऑप्शन है, रेशमा चाय पी रही है, और जब चाय पी रही है तो इसमें सकर्मक क्रिया है, बी ऑप्शन लॉक हो जाए। प्रश्न नंबर 28 देखिएगा, आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। अगर आपको कुछ देखने नहीं है, आपको कुछ देखने नहीं, अगर आपादान तत्पुरुष पूछा जाए या फिर कारण कारक पूछा जाए, कर्म कारक, कारक चिन्ह याद रखिएगा बस। आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। आपादान का मतलब जब अलगाव की बात की जाए, है ना, अलगाव की बात की जाए। मददाता, मद से दाता, मद से माता, है ना, मद से माता कह लीजिए। रस भरा, रस
से भरा, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। यहाँ पे सभी में तत्पुरुष समास आया है ना, तत्पुरुष आया है। लेकिन बात की जा रही है अपादान तत्पुरुष की। अपादान का प्रयोग तभी होता है, अलगाव के लिए होता है, जब चीज़ें अलग हो रही हों। तो अलग यहाँ पर कहाँ हो रही भाई? रस से भरा, इसका मतलब आम रस से भरा है। जब रस से भरा है तो कहाँ से अपादान है वो? आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, रोग मुक्त। आपको रोग जकड़ लिया तो आप क्या हो गए? रोग से ग्रस्त हो गए। लेकिन आपको जब रोग छोड़ दिया, कोई बीमारी आपको छोड़ दी तो आपसे दूर हो गई बीमारी, तो आप क्या हो गए? रोग से मुक्त हो गए। तो रोग मुक्त में ही आपका अपादान तत्पुरुष समास से आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण की बात की जाए, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु की, किसी चीज़ की जब गुण की बात की जाती है। लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है भाई। फूल की विशेषता है को लाल है। 5 लड़के हैं, जब 5 लड़के हैं तो इसका मतलब संख्यावाची है ना। विशेषण कैसा है? संख्यावाचक है। 10 हाथी है, संख्यावाचक विशेषण है। तो आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लाल फूल। प्रश्न नंबर 30, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगे। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद लगे, है ना, शब्द के बाद लगे, पीछे लगे, आप कह लीजिए शब्द के पीछे लगे। लगाइए पीछे। अनुज, अनुज में आप पीछे लगा दीजिए कोई शब्द। अनुज है, अब इसको आपको, अनुज क्या है? ए है मेल। अब इसको आपको फीमेल बनाना है, स्त्रीवाचक बनाना है ना। तो क्या लगाएंगे? क्या इक लगाएंगे तो अनुजिक हो जाएगा, ई लगाएंगे अनुजी हो जाएगा। लेकिन अगर आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? दो अलग अलग भाषाओं से, जहाँ पर आपका हिंदी भी मिला और अंग्रेजी भी मिला हो। अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला हो और कोई एक शब्द बनता हो तो आपका कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होता है, जो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द होता है, लोटा बाल्टी, जो देश में, इसी देश में जन्मा हो। विदेशज शब्द होता है, अंग्रेजी शब्द होता है। अंग्रेजी के जितने शब्द होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे क्या होते हैं? आपके विदेशज शब्द होते हैं। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द, देशज शब्द देश में जन्मा हो। आपका बचा डी ऑप्शन, संकर शब्द। इसको पहचानेंगे कैसे? कि दो भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना होगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका? जैसे यहाँ पर हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो लिखते हैं आप, रेलगाड़ी है ना। अब आप कहेंगे तो हिंदी का शब्द है, लेकिन रेल क्या है भाई? रेल क्या है? रेल आपका, ये रेल आपका ऐसे तो लिखेंगे रेल, और गाड़ी क्या लिखेंगे भाई? गाड़ी तो हिंदी में ही लिखेंगे ना। तो ये अंग्रेजी का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है ना, तभी तो आके बना है आपका रेलगाड़ी। तो इसलिए संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 32 देखेगा, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा रस है? आप सभी को पता है, डी ऑप्शन, शांत रस। इसका स्थायी भाग क्या होता है? निर्वेद, निर्वेद। प्रश्न नंबर 33, हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? छायावाद के जनक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। प्रथम जब राष्ट्रकवि की बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 34,
इनमें से कौन सा शब्द कर्मकार है? कर्मकारक मतलब को, जिसमें कारक चिन्ह को का लोप होता हो, जिसमें कारक चिन्ह को का लोप होता हो। पेड़ से फल गिरा, अगर पेड़ से फल गिरा तो इसका मतलब अपादान कारक है, अलगाव हो रहा है। मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक है। हरि मोहन को रुपए दान देता है, इसमें भी को है और इसमें भी को है। कौन सा विकल्प लॉक होगा? बी होगा या फिर डी होगा? मैंने पहले आपको बताया है, जिन्होंने डी ऑप्शन लॉक किया उनका गलत है, क्योंकि जब बात की जाए कि भिखारी को कंबल दान दिया गया, पैसे दान दिया गया, जब दान की बात की जाए, दान शब्द आप देख रहे हैं, जब दान की बात की जाए तब तुरंत आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मैंने हरि को बुलाया। प्रश्न नंबर 35, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? अभी आपने पीछे पढ़ा, रसपति या रसराज कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। तो क्या करुण रस हो जाएगा? हास रस, श्रृंगार, डी ऑप्शन श्रृंगार रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्दों की अगर दो समानार्थी शब्द जो है पुनरुक्ति का मतलब होता है एक ही बार आए, है ना। जैसे यहाँ पर अग्नि है, अग्नि है, उसके बाद आप आग लिख दिए, तो समानार्थी शब्द का मतलब जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, किसकी पुनरुक्ति दो बार हुई कि नहीं हुई? एक से अधिक बार। जब एक से अधिक बार आते हैं तो बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बीच में जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कौन सा विराम चिन्ह है? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, योजक है। ठीक है, इसका मतलब होता है और। प्रश्न नंबर 37, हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, बताइए क्या होता है? संस्कृत में 3, हिंदी में 2 होते हैं, आपके याद रखिएगा, हिंदी में 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 38, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम है, पीले है, बसंत है या फिर फूल है? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन क्या होगा? देखिए, बसंत के मौसम में फूल तो खिलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस कलर के फूल खिलते हैं। क्या वो फूल वाइट है, क्या वो फूल ब्लैक है, क्या फूल पिंक है या फिर येलो है? तो यहाँ पर जो पीला कलर है, जो कलर है, यही आपका क्या है? विशेषण है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर 39, सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सबसे पहले तो सप्तवर्षी में कौन सा समास है, और इसको तोड़ के आप देखिएगा, तुरंत आपका ऑप्शन हो जाएगा। सप्तवर्षी का मतलब 7 वर्षों की बात की जा रही है। जब 7 वर्षों की बात की जा रही है तो नंबर की बात की जा रही है ना, नंबर की बात की जाए, 7 वर्षों की बात की, तब आपका तुरंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है भाई? प्रत्यय क्या है? सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, छलिया में कौन सा प्रत्यय है? इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वना, आई या फिर इया, आवना, खाई या फिर या, आवना, आई, इया या फिर आवना, इया। सुहावना आपका क्या निकला? सुहावना कैसे लिखेंगे? सुहावना, आवना आ गया ना, आवना। लिखाई, खाई, क्या खाई होगा या फिर आई होगा? क्या होगा? लिखाई, आई हो जाएगा। उसके बाद छलिया, छलिया, इया, इया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका बी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। खाई नहीं होता, आई होता है। प्रश्न नंबर 41, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, जो शुद्ध लिखा हो। अंत्याक्षरी पूजनीय, क्या पूजनीय ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है? कैसे लिखा है? शुद्ध वर्तनी एक बार आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है।
तो यहाँ पर जब शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है ए ऑप्शन अंताक्षरी। कवित्री ऐसे लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है भाई? कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, फिर सर्वनाम है। ये मटमैला शब्द क्या है? ये आपका विशेषण है, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। सारे द्विवेदी ही मिल रहे हैं। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, छा वर्ण किसके योग से बनता है? छा वर्ण, जब बात की जाए त्रा वर्ण किसके योग से बनता है? ता प्लस रा। अब यहाँ पर बात की छा वर्ण, तो का प्लस शा जो होता है ये ऑप्शन आपका छा जो है हो जाए। सभी याद रखिए हलंत लगा होगा। प्रश्न नंबर 45, हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया? ये जो आप पढ़ते हैं ना राजभाषा, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो राजभाषा कब बनाया गया? आप हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं आप? 14 सितंबर को मनाते हैं ना, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन जब बात कीजिए राजभाषा कब बनाया गया, तब आप क्या लॉक करेंगे? 14 सितंबर किस में है? यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए बी और डी ऑप्शन कट गया। 14 सितंबर 1949 को लॉक करेंगे, फिर 14 सितंबर 1950। तो आपका सी ऑप्शन होगा 14 सितंबर 1949। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, उपसर्ग का प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के पहले, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। तो शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इसमें से कोई नहीं। अंत वाला कट गया, मध्य वाला कट गया। ये आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ। ठीक है, आदि का मतलब होता है आरंभ, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद अप्रधान है। जब दोनों पद अप्रधान है इसका मतलब है कोई पद प्रधान नहीं है। जब कोई पद प्रधान नहीं है तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? इसमें और का लोप होता है, जैसे रात और दिन, दोनों पद प्रधान है। लेकिन जब यहाँ पर अप्रधान की बात की जाए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? हाथी चला गया, हाथी जा रहा है, ये आपका क्या है? पुल्लिंग है। दही जम गया, आपने कभी सुना है दही जम गई, दही जम गया, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। पानी बह रहा है, आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग करिए। नदी बह रही है ना, पानी बह रहा है और नदी बह रही है, दोनों में अंतर है। नदी बह रही है, यही आपका क्या है? जो है स्त्री वाचक है, आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बाकी सभी मेल पुल्लिंग है। आपको इसको अपने शब्दों में प्रयोग कर लीजिए, तुरंत पता लग जाएगी। स्त्री और पुल्लिंग बहुत आसान है। प्रश्न 49, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में? उस स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,
ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। और लास्ट का जो पंचम वर्ग होता है वो आपके अनुनासिक होते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर बात की जा रही कौन सा भाई, इसमें रा आया, इसमें ला है, ये आपका विकल्प कट गया। या आ गया, इसका मतलब अंतःस्थ व्यंजन है। इसमें हा और सा आ गया, इसका मतलब क्या है आपके, इसमें उस व्यंजन है। लेकिन सी ऑप्शन है का, चा, टा और पा, दा, ठीक है, क्योंकि ये टा वर्ग का ही है, ता वर्ग का है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न 50, राम सीता से सुंदर इस वाक्य में कौन सा कारक है, से क्या है। से का लोप कब होता है, ये ऑप्शन कारण कारक में, अपादान कारक में अलगाव के, संप्रदान कारक में आपका होता है के लिए जब आ जाए, संबंध में जब जैसे माता पिता का पुत्र से प्रेम संबंध हो, जैसे संबंध की जहाँ पर बात की जाए, इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 50 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया, आपकी तैयारी कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।